नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी देश भर में इरेप्ट हो चुकी है। मास स्केल पे वॉयलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। वेस्ट बंगाल के प्रोटेस्ट तो इतने वॉयलेंट हो गए कि कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। सेवरल इंजर्ड हो गए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज किया गया और अब ये प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल से निकलकर पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फैल चुके हैं। रही कसर हमारे पीएम मोदी जी ने पूरी कर दी। रिसेंट अपनी एक स्पीच में कहा कि मुस्लिम यंग्स को आज के समय पंचर छाटने की आवश्यकता नहीं होती यदि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली मैनेज किया गया होता। पूरा अपोजिशन टूट पड़ा है पीएम मोदी की इस स्टेटमेंट पे। ह्यूज कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब ये एक डोमेस्टिक इशू नहीं रहा। हमारे तो रीजनल राइवल्स बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ने इसे इंटरनेशनलाइज कर दिया है। इवन बांग्लादेश पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पे उतर आई है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रोटेस्ट करने। और चाहे तुर्किश मीडिया हो, अरबियन मीडिया हो या वेस्टर्न मीडिया, इंडिया में हो रही डेवलपमेंट्स को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं एंड डिटेल में आपको सारी बातें पता होंगी। हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। 4 अप्रैल को भारत की पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास में भेजा जाता है टू एसेंट। और हमने देखा 6 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे अपना एसेंट दिया। उसके बाद ये एक्ट बन जाता है। ये पहले बिल था, उसके बाद ये बन जाता है एक्ट। और इस एक्ट के बनने के बाद भारत सरकार के द्वारा भारत का राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से ये भारत की हर टेरिटोरी के अंदर लागू कर दिया जाता है। इट मीन्स जहां जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जुरिस्डिक्शन है, जहां जहां हमारी टेरिटोरीज हैं, ऑल ओवर इंडिया इसको इनेक्ट कर दिया जाता है। जिसको लेकर हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। इसके अगेंस्ट में अपोजिशन पार्टीज ने पूरे देश में प्रोटेस्ट को आह्वान किया। चाहे हैदराबाद हो, मणिपुर हो, असम हो, देश की राजधानी हो, इवन पटना में, लखनऊ में और त्रिशूर में, यहाँ पे आप देख पाओगे वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, इसके अलावा मालदा, मुर्शिदाबाद, प्रगना 24 एंड साउथ इंडिया में भी कई जगह। तो भारत में हमने देखा कि छोटे बड़े शहरों में छोटे से लेकर बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हुए और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट वॉयलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। आगजनी की जाती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जाता है। इवन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी की बाइक है, किसी की गाड़ी है, किसी की बस है, उन सबको भी वेंडलाइज किया जाता है मॉब के द्वारा। और हर जगह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग निकल के आते हैं। उनके द्वारा यही कहा जाता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल उनके अधिकारों के खिलाफ है और इसको वापस जो है लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से भारत में हमने प्रोटेस्ट को होते हुए देखा और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो बयां करती हैं कि किस तरह से हमने इन चीजों को मैनेज किया है। हालांकि अब तक ये मैनेज नहीं हो पाई है, प्रोटेस्ट अभी भी चालू हैं। कई जगह पे तो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है, जैसे कि मुर्शिदाबाद की बात कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है नॉन बीजेपी स्टेट्स में, या कहें कि नॉन एनडीए स्टेट्स में, जहां पे एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है। जैसे कि तमिलनाडु की बात कर लीजिए, केरला की, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कुछ और राज्य। क्योंकि नॉन एनडीए गवर्नमेंट के लीडर्स ने ये स्टेटमेंट दी कि वे अपने राज्य में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं होने देंगे, चाहे फिर ममता बनर्जी हो या तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन हो। आप देख पाओगे ममता बनर्जी ने कहा था कि जब तक ममता बनर्जी है और जब तक वेस्ट बंगाल में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तब तक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा और जो मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज है उनको इन्फ्रिंज होने नहीं दिया जाएगा। उनके जो राइट्स हैं उनको बचाया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा दीदी के द्वारा। इसके ऊपर अलग से सेशन बन सकता था। खैर, एम के स्टालिन की बात करें तो इन्होंने भी पहले पीएम मोदी जी को राइट किया था, एक पत्र लिखा, ये कहा कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को कंप्लीटली विड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद इन्होंने कसम उठाई कि ये इस चीज को चैलेंज करेंगे इन सुप्रीम कोर्ट, calls it to disturb communal harmony। और ऐसा ही इन्होंने किया। जो नॉन एनडीए स्टेट्स हैं, मींस जहां की गवर्नमेंट
लोकल्स हैं या दूसरी पार्टी से बिलोंग करती हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पीआईएल फाइल की है इसके खिलाफ में, जिसकी आज सुनवाई हो रही है। जी हाँ, जिसकी आज सुनवाई हो रही है। और हमने ये भी देखा कि हमारे अपोजिशन लीडर्स ने इस बिल का, इस एक्ट का खुलकर विरोध किया है। फिर चाहे वो गौरव गोगोई हो या ए राजा हो, डीएमके के सपा के नेता आपके अखिलेश यादव जी हों, या लालू प्रसाद यादव हो, मायावती जी हों, कांग्रेस के लीडर्स हों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, तो इन सब ने ब्लैक जो कपड़े पहन के इसके विरोध में प्रोटेस्ट किया, पार्लियामेंट में भी आए थे। इसके अलावा एआईआईएम के जो चीफ हैं ओवैसी साहब, एसएसउद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी अपना जो है प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है। सो अपोजिशन जो लीडर्स हैं, जो पार्टीज हैं, आप देखोगे इस बिल के अगेंस्ट में यूनाइट होते हुए दिखे। उन्होंने एक एजेंडा इसके खिलाफ अख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट गए। हालांकि पार्लियामेंट में नंबर्स कम होने की वजह से वो इसको रोक नहीं पाए थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है इन्होंने अख्तियार कर लिया है। और जो प्रोटेस्ट देश भर में देखने को मिल रहे हैं, वो अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन लीडर्स के द्वारा ही किए गए प्रयासों का एक परिणाम है, क्योंकि इन्होंने आह्वान किया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए, उसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक सच्चाई है दोस्तों कि जहां तहां पूरे विश्व भर में जिन जिन देशों में प्रोटेस्ट हुए हैं एंड प्रोटेस्ट वॉयलेंट हो गए हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि फॉरेन फंडिंग का, फॉरेन एक्टर्स का हाथ जरूर देखने को मिला है। फॉरेन एलिमेंट्स वहां पे इन्वॉल्व होते हुए पाए गए हैं। चाहे फिर इंडिया की बात कर लीजिए, इवन बांग्लादेश की बात कर लीजिए, या पाकिस्तान की सरकार गिरवाने में, पाकिस्तान की इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी उसको हटवाने में आप बात कर लीजिए। और ऐसे ही हमारे जो पड़ोसी देश हैं, म्यांमार की बात करें, थाईलैंड की बात करें, भूटान, नेपाल, सब जगह हमको देखने को मिलता है कि फॉरेन एक्टर्स अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, फंडिंग वहां पे भेजी जाती है, प्रोटेस्ट करवाए जाते हैं अपोजिशन के द्वारा, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे और कभी फंडामेंटल राइट्स के नाम पे। तो रिसेंट जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश, सॉरी, हमारे वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए, मालदा में हुए, नॉर्थ प्रगना 24 में हुए, वहां पे बांग्लादेशी इन्फ्लिट्रेटर्स का एक अहम रोल रहा है, ऐसा हमारी सुरक्षा बलों का कहना है। जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इसमें काम करने वाली, उनका ये कहना है, क्योंकि इनिशियल जो प्रोब की गई है उसी में यही सामने आया है कि कुछ बांग्लादेशी इन्फ्लिट्रेटर्स जिनके पास इंडिया के पासपोर्ट, इंडिया के आधार कार्ड, इंडिया के जो आइडेंटिटी की बात करें तो कुछ भी उनके पास नहीं है, वो पकड़े गए हैं, उनके द्वारा इन बातों का पता चला है। और इसके रिगार्डिंग न्यूज आप देख पाओगे, बांग्लादेशी इन्फ्लिट्रेटर्स रोल इन बंगाल वक्फ protest says probe sources, and Bangladeshi miscreants likely involved in Murshidabad violence suggest initial probe। इवन बांग्लादेशी जो इन्फ्लिट्रेटर्स हैं उनका लिंक है इन मुर्शिदाबाद या और भी दूसरे प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, चाहे मणिपुर की बात करें या असम के अंदर जो अब हो रहा है। हालांकि असम के जो सीएम है उन्होंने तो कहा है कि किसी भी तरह की आगजनी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर पत्थरबाजी की जाएगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज किया जाएगा, तो तुरंत कड़ा एक्शन जो है उनके ऊपर लिया जाएगा। इवन आप देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा राइवल हमारा बन चुका है आज के समय, एक ऐसी सरदर्दी बन चुकी है कि जो रिसेंट प्रोटेस्ट नागपुर में हुए थे औरंगजेब को लेकर, वो उसमें भी बांग्लादेशियों का हाथ पाया गया, ऐसी खबरें सामने आई थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि जो हमारी टीमें हैं वो इसमें प्रोब कर रही हैं कि कम्युनल वायलेंस जो बांग्लादेश में, सॉरी, नागपुर में हुए हैं, उनमें बांग्लादेशियों का हाथ है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप देखोगे तो बांग्लादेशी घुस चुके हैं पूरे देश भर में। आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, किसी भी छोटे बड़े शहर की बात कर लीजिए, उस वहां पे आपको इलीगल इमिग्रेंट्स देखने को मिलेंगे और सबसे अधिक बांग्लादेशी ही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच प्रोब लिंक बिटवीन अरेस्टेड बांग्लादेशी नेशनल्स इन नागपुर वायलेंस केस। और इसमें भी यदि गहन जांच की जाए, डीपली इसमें कहीं ना कहीं जांच की जाए, तो पता चलेगा कि फॉरेन एक्टर्स और भी इसमें इन्वॉल्व पाए जा सकते हैं। क्योंकि जब जब भारत में हमने देखा वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, वेस्टर्न हैंड्स, वेस्टर्न एलिमेंट्स, वेस्टर्न फैक्टर्स जरूर उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो ये तो बांग्लादेश एक, आप समझिए, हथियार की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे का सरगना तो कोई और ही मिलेगा, राइट। तो अब हमने देखा कि
हमारी अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन की गवर्नमेंट्स, राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं। उसके बाद जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सब ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से पीआईएल फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के सपोर्ट में एक पीआईएल फाइल की है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बरकरार होनी चाहिए। इस पे कहीं ना कहीं इस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क डिसीजन आना चाहिए, जैसा कि धारा 370 के केस में आया था। आप देखिए, 6 बीजेपी रूल्ड स्टेट मूव्स सुप्रीम कोर्ट टू सपोर्ट न्यू वक्फ लॉ। और आज इस पीआईएल की पहली सुनवाई हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं हमारे, उनके द्वारा लेड की गई एक बेंच इस पूरी सुनवाई को लीड कर रही है। देखना यह भी होगा कि कब तक इस पे कोई लैंडमार्क डिसीजन आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को बरकरार रखता है या इस पे कोई ना कोई अलग से कोई कह सकते हैं डिसीजन आ सकता है। वो अब आगे देखने वाली बात होगी जब सुनवाइयां होती रहेंगी। अब दूसरी बात, पीएम मोदी जी का एक स्टेटमेंट इस पूरे प्रोटेस्ट में आप कहिए आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली पीएम मोदी जी गए हरियाणा में और हरियाणा के हिसार में एक टर्मिनल बिल्डिंग का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उसका आप कहिए कि शिलान्यास किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। एक महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा वहां पे बनाया जाना है, तो उसका एक नया टर्मिनल यहाँ पे बनाया जाना है। तो कई सारे और प्रोजेक्ट्स को भी पीएम मोदी जी ने अनवील किया है। यहाँ पे अपनी जीत की बधाई देते हुए और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया है उसके उसको लेकर जो फर्स्ट पब्लिक रिएक्शन है पीएम मोदी ने यहाँ पे दिया। हालांकि कई सारी बातें उन्होंने बोली हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं कई सारे, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उनकी एक स्टेटमेंट से हो जाती है जब वो कहते हैं कि जो मुस्लिम भाई हैं उनको आज के समय पंचर छाटने की आवश्यकता नहीं होती यदि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया गया होता। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप देख पाओगे। इफ वक्फ प्रॉपर्टीज हैड बीन यूज्ड ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, मुस्लिम यूथ वोंट wouldn't need to earn livelihood from repairing bicycle punctures, but only a few land mafia benefited from these properties। जो लैंड माफियाज है उन्हीं को इस चीज का फायदा हो रहा था। एंड दिस माफिया वाज लूटिंग लैंड्स बिलोंगिंग्स टू दलित बैकवर्ड क्लास सेक्शंस एंड विडोज। जो मुस्लिम विधवाएं हैं और जो दलित बैकवर्ड क्लासेस हैं, इवन जो पूर्व मुस्लिम्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल लैंड माफिया कर रहे थे। अगर सही तरीके से मैनेज किया गया होता तो आज के समय मुस्लिम यूथ्स को पंचर छांटने की आवश्यकता नहीं होती। और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है दोस्तों, आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे इसका इस्तेमाल किया जाता है उन मुस्लिम्स को या उन कहें कि लोगों को ट्रोल करने के लिए जो अपने आप को बाबर की औलाद कहता है, अपने आप को औरंगजेब की पैदाइश बताता है, पता नहीं उनको क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टायर के रूप में कहा जाने वाला स्टेटमेंट है कि एक समय पे जो मुस्लिम आक्रांता देश में आए थे, चाहे वो बाबर से संबंधित हो, तुर्क हो, मंगोल हो, राइट, लोधी हो, खिलजी हो, कोई भी हो, और वो किसी भी समय पीरियड के रहे हो, वो आज के समय भारत में, बांग्लादेश में, इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पंचर छांटने का काम करते हैं एक समय पे जिन्होंने भारत को लूटा था। तो ये उस कंटेक्स्ट में कही जाने वाली स्टेटमेंट है। सटायर के रूप में ट्रोल करने के लिए हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चलती रहती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी आप निकाल सकते हो कि जो यूथ या वो किसी भी कम्युनिटी से हो, अगर पंचर छाट कर भी अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने परिवार को अच्छे से पाल रहा है, 2 टाइम की रोटी वो निकाल पा रहा है, तो उसमें बुरा क्या है देखा जाए तो। खैर मतलब पता नहीं क्या कहेंगे इसके ऊपर। अब ये तो आपके ऊपर भी है, आप इसके बारे में क्या अपना जो है ओपिनियन अख्तियार करते हो कि पीएम मोदी जी का जो स्टेटमेंट है वो किस कंटेक्स्ट में है, ठीक है। मतलब मीन्स उन्होंने कहा है कि अगर प्रॉपर्टीज का मैनेज सही तरीके से हुआ होता, ऑनेस्टली हुआ होता, तो शायद ऐसा काम वो नहीं कर पा रहे होते। अपोजिशन पार्टीज ने स्लैम किया पीएम मोदी की इस स्टेटमेंट को। और आप देखोगे तो चाय वाला
जो स्टेटमेंट है वो भी अब मार्केट में चल रही है, ठीक है। एंड अब तीसरी बड़ी बड़ी खबर पे बात करें तो देखिए पाकिस्तान की हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के इस एक्ट को लेकर कमेंट किया है। इवन उन्होंने ऑफिशियली आप देखोगे तो एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोकमैन ने ये स्टेटमेंट दिया है, या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने रिजेक्ट किया है इंडिया के रिसेंटली पास्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को। अब देखिए ये कौन होते हैं रिजेक्ट करने वाले। आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन कहां तक है। या तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन पाकिस्तान तक जाता है, लाहौर तक जाता है, या इवन लाहौर से आगे खैबर पख्तूनख्वा तक जाता है, तो हम लोग इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। एक बात तो सही है, क्योंकि ये एक्ट भारत के कानून, भारत की पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून भारत की ही टेरिटोरी में लागू होंगे, जहां जहां हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। तो आप रिजेक्ट करने वाले होते कौन हो? पहली बात तो अगर आपने रिजेक्ट किया भी है तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हो कि पाकिस्तान भारत का एक अभिन्न अंग है। ऑल राइट, तो इन्होंने ये कहा कि ये जो एक्ट है ये डिस्क्रिमिनेटरी मूव है और इन्फ्रिंज करता है रिलीजियस एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। बताओ, मुस्लिम्स तो पूरे विश्व में है। ऐसा देश का कौन सा मीन्स विश्व का ऐसा कौन सा कोना है जहां पे मुस्लिम्स नहीं है? एंड कुड डीपन देयर मार्जिनलाइजेशन, particularly the act disrupts the property rights of Muslim community and potentially dispose करेगा them of the number of mosques, shrines and other holy places। इनका कहना है कि जो मुस्लिम लोगों के श्राइन्स हैं, जो मॉस्क हैं, जो होली प्लेसेस हैं, उनसे उनको वंचित करेगा, क्योंकि वहां पे अब जो कि वो बनाई गई है यदि किसी इलीगल लैंड पे, गवर्नमेंट लैंड पे, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, तो भाई देखो ठीक है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। ये तो एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट है ही, और इस पे आप समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होने वाला है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दी है इंडिया के खिलाफ में। एक एक्ट जो हमने पास किया है उसको ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने भी पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है एंड सलाम किया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हो। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है, या कहें कि जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एक इसके इसको लेकर एक रिस्पॉन्स दिया है। आप देख पाओगे, प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की है। इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग कमेंट्स मेड बाय द पाकिस्तानी ऑन वक्फ बिल, द ऑफिशियल स्पोक पर्सन श्री Randhir Jaiswal said, "We strongly reject the motivated and baseless comment made by Pakistani establishment on Waqf Amendment Act enacted by the Parliament of India"। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक कानून है उसको रिजेक्ट करने की जो इनकी मोटिवेटेड एंड बेसलेस कमेंट है उसको हम लोग स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं। Pakistan has no locus standi to comment on the matter that is internal to India, and Pakistan would do better to look at its own abysmal records when it comes to protecting the rights of minorities। भाई आप अपने देश में देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के राइट्स को लेकर क्या हो रहा है। आपने कौन से माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेस्ट किया है? दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले आप खुद के जो है अंदर, घर के अंदर झांक के देखिए, ठीक है। तो ये भारत ने कड़ी स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान को जो है बेनकाब यहाँ पे किया है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि रीजनल डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं। हमारा प्यारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, बांग्लादेश ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। एक मार्च यहाँ पे निकाला गया, इन्होंने इंडियन एम्बेसी के सामने, ढाका के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उसके उसके सामने बांग्लादेश के अंदर एक खिलाफत करके, मियाँ खिलाफत करके, पता नहीं क्या नाम है उसका, खिलाफत मजलिस करके, सॉरी हाँ, खिलाफत मजलिस करके इन्होंने एक पार्टी कहें, एक संगठन कहें, जो भी है, इन्होंने मार्च निकाला, प्रोसेसन यहाँ पे निकाला इसके विरोध में।
समझ सकते हैं कि बांग्लादेश भी कभी भारत का हिस्सा था, तो इनके मन में भी ये रहा होगा कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन बांग्लादेश तक भी जाता है। इस्लामिस्ट ग्रुप्स प्रोटेस्ट मार्च टू ढाका एम्बेसी, और इन्होंने 23 अप्रैल को भी एक ह्यूज प्रोटेस्ट ऑल ओवर बांग्लादेश निकालने के लिए बात की है या आह्वान किया है। ठीक है, और यहां से हम लोग साफ साफ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी एलिमेंट्स का हाथ है भारत के अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट करवाने में। इवन आप देखिए जो तुर्किश मीडिया है वो भी इस पूरी घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स कहें, अपनी स्टेटमेंट्स जो भी है ये छाप रहे हैं उनके जो मन में आ रहा है। टीआरटी ग्लोबल तुर्किश मीडिया का एक तुर्किश मीडिया है जो कि तुर्किश गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जाता है। इनका एक माउथ पीस आप कह सकते हो। इन्होंने लिखा, इंडिया इंडियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड कंट्रोवर्शियल बिल दैट वुड चेंज मुस्लिम इंडोमेंट्स, जो चेंज कर देगा मुस्लिम इंडोमेंट्स को। बंदोबस्ती कैसे चेंज करेगा भाई? आप अपने देश में क्या कर रहे हो? हाया सोफिया जो एक पहले कैथेड्रल था उसको अपने मोस्क में बना दिया, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बना दिया। उसके साथ आपने क्या किया? क्या उस एंडोमेंट को चेंज नहीं किया क्या? हाउ तुर्की चेंज हाया सोफिया ए कैथेड्रल इनटू ए मॉस्क। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, देखने में आप देख पाओगे। कभी एक समय पे ये बेंजनटाइन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे आया, आपको पता है। एंड सेकुलर हिस्ट्री इसकी रही है। तो 6th सेंचुरी के आसपास ये कैथेड्रल था। एंड ये उससे भी पीछे की बात आप कह सकते हो, 326 बीसी के आसपास। तो इस प्रॉपर्टी को आज के समय एक मॉस्क में तब्दील कर दिया गया है एर्दोगन के द्वारा। तो मुस्लिम जो दूसरे देशों की प्रॉपर्टी, सॉरी, दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टी थी उसने आपको वक्फ में तब्दील कर दिया या एक मॉस्क में तब्दील कर दिया। हालांकि बीच में इसको एक म्यूजियम भी बनाया गया था। खैर, ये भी लिखते हैं कि हाउ इंडियाज न्यू वक्फ लॉज थ्रेटन्स मुस्लिम ऑटोनॉमी एंड हेरिटेजेस। बताइए, अभी आपका जो हेरिटेज था आपने उसका तो जो क्या कहे, पूरा उसका इतिहास ही बदल दिया। तो आप अपने अंदर भी झांक के देखिए थोड़ा सा, भारत के ऊपर आप बोलने से पहले। एंड इवन जो पूरा वेस्टर्न मीडिया है या अरबियन मीडिया की बात करें तो वो इस पूरे डेवलपमेंट को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि भारत में चल क्या रहा है, किस तरह से प्रोटेस्ट करवाने हैं, किस तरह से सरकारों को आपस में लड़वाना है, किस तरह से जो कम्युनल हार्मोनी है उसको वोयलेंट प्रोटेस्ट में बदलना है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े देश के अंदर करवाने हैं। और ये पूरा एक प्रॉपर इनका गेम प्लान होता है, पूरा एक नेक्सस बना हुआ है। ये लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, अपने जो भाड़े के जो टट्टू हैं उनको बैठाएंगे, वो इंडियन आईडीज बनाएंगे और फिर अपने आप को प्रिटेंड करेंगे कि हाँ मैं इंडिया का ही व्यक्ति हूँ, एक मुस्लिम हूँ, एक हिंदू हूँ। और फिर वे आपस में कमेंट्स करेंगे, है ना। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, वीडियोस जो है अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म्स पे, और स्प्रेड करेंगे झूठ, बस फेक फॉल्स न्यूज इनको फैलाना है। अल जलजीरा, इंडियन पार्लियामेंट्स लोअर हाउस पासेज कंट्रोवर्शियल मुस्लिम इंडोमेंट बिल। बहुत तारीफ की है इन्होंने भारत के बारे में इसकी, आप पढ़ लेना जाके। इंडिया पासेज कंट्रोवर्शियल बिल ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टी आफ्टर फियर्स डिबेट, बीबीसी। बीबीसी ने भी लिखा है कि इस बिल के माध्यम से इंडिया इन्फ्रिंज करना चाहता है मुस्लिम राइट्स को। और इसके अलावा दी इंडिपेंडेंट, केवल नाम का इंडिपेंडेंट है, यूके का एक मीडिया है। इंडिया आज क्रैक डाउन, इंडिया क्रैक डाउन कर रहा है ऑन मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट, स्पार्क्स फियर फॉर रिलीजियस फ्रीडम्स। इट इज अबाउट कंट्रोल। भारत सरकार कंट्रोल करना चाहती है माइनॉरिटीज को, उनकी प्रॉपर्टीज को। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक्टिव होने की आवश्यकता है और एक मॉनिटरिंग बेस यहाँ पे तैयार करने की आवश्यकता है कि देखना पड़ेगा कि कौन किस तरह से इस इशू को लेकर कमेंट कर रहा है, कौन पोस्ट डाल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटीज हो रही है।
एंड किस तरह से लोग गैदर हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कहाँ पे हो सकता है, पहले से ही चीज़ों को मॉनिटर करके उसको सप्रेस करने की आवश्यकता है। अन्यथा देश में हम देख पाएँगे कि बहुत बड़े स्केल पे क्रिमिनल वायलेंस होंगे और फिर एक बड़ा इश्यू ये भी रहता है कि ऐसे देश में जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा भाई? एफडीआई वहाँ पे कौन लेके आएगा? तो वो भी एक इश्यू है, ठीक है? वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको भी कहीं न कहीं फिर एक झटका, ब्लो लगने वाला है। तो यहाँ पे पूरी बातें हमने डिस्कस की हैं एंड आपका क्या मानना है? आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो फिर से रिक्वेस्ट है एक सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।